वेलकम माय डियर रॉकर्स। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया है ना। देखो, हम इंसान हर चीज के साथ अपने इमोशंस और यादों को जोड़ लेते हैं। उन्हीं चीजों में से एक है जी हाँ, खाना। जैसा स्वाद हमारे घर के खाने का होता है, कसम से बता रहा हूँ, वैसा कहीं मिलेगा ही नहीं दुनिया में। क्योंकि यार, घर के खाने में हमारे पेरेंट्स की मेहनत होती है, उनका प्यार होता है, उनका डेडिकेशन होता है। और आपने देखा होगा, कोई चीज़ आप अच्छी बनाते होंगे घर में तो कोई आपकी बहन, बाकी माँ तो ऑलराउंडर होती ही हैं। क्योंकि एक अच्छी डिश को बनाने के लिए उसके पीछे की भावना, उसके इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका सब कुछ अलग-अलग होता है। इस मूवी में वही तो दिखाया गया है कि कैसे एक राजा के खाने छोड़ने के साथ उसका मेन शेफ अपने हाथ काट लेता है। असल में जापान ने जब कोरिया पे कब्जा किया, तो उस राजा ने खाने से इनकार कर दिया और उसके खास शेफ को मंजूर नहीं था कि वो जापानीज के लिए कोई डिश बनाए। इसीलिए उसने अपने हाथ काट दिए। ये कहानी है उस रॉयल शेफ के अगले हकदार को ढूंढने की। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक मशहूर कोरियन रेस्टोरेंट के अगले हेड को एक कंपटीशन के जरिए चुना जाना है। और ये कंपटीशन हो रहा था इस रेस्टोरेंट के अभी के जो हेड हैं, उनके पोते बोंगजू और चैंग के बीच। तो सबसे पहले बोंगजू अपनी डिश पेश करता है, जिसकी प्लेटिंग उसने काफी सुंदर की होती है और उसकी प्लेटिंग काफी लाजवाब थी। साथ ही बोंगजू के दादाजी के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी जज के लिए आए हुए थे। अब बोंगजू इस रेस्टोरेंट के हेड का पोता था, तो जजेस उसकी डिश की काफी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं ना, शुगर कोटिंग वाली तारीफ, वही। इसके बाद बारी आती है चैंग की डिश की, जिसने ब्लो फिश से अपनी डिश बनाई थी। उसे खाने के बाद सभी जजेस कहते हैं कि तुम्हारी डिश में आखिर में एक अजीब सा आफ्टर टेस्ट आ रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतना कहते ही सभी जजेस को कुछ होने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस डिश में जहर मिला हो। दरअसल बात यह है कि ब्लोफिश को पकाने के दौरान उसके अंदर मौजूद जहर को सावधानी से निकालना पड़ता है। पर शायद यहाँ चैंग से गलती हो गई थी। हालांकि चैंग का कहना था कि उसने काफी अच्छी तरह देखकर और सावधानी से इस डिश को बनाया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर सभी जजेस और बोंगजो के ग्रैंडफादर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिनकी जान तो बच जाती है, मगर इस गलती के लिए चैंग को रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है। फिलहाल कहानी प्रेजेंट के टाइम पर आती है, जहां पर जापान का एक बहुत बड़ा आदमी कोरिया आया हुआ है। असल में 1926 में जब जापानीज ने कोरिया पर हमला करके उसे कोलोनाइज किया था, तो उस वक्त के राजा ने इस दुख की वजह से खाना ही छोड़ दिया। अब उनका एक खास रॉयल शेफ यानी कि खानसमा था, जो उनके लिए खाना बनाता था। उसके बनाए खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती थी, लेकिन वो शेफ अपने राजा का बिल्कुल वफादार था। इसीलिए राजा ने खाना छोड़ दिया तो उसने खाना बनाना ही बंद कर दिया था। और अब उसे जापानीज खाना बनाने के लिए मजबूर ना करें, उसने चाकू से अपने हाथ काट दिए। उस दौरान एक जापानीज ऑफिसर ने उस चाकू को रॉयल शेफ की यादगार के तौर पर अपने पास रख लिया। और ये बिजनेसमैन उसी जापानीज ऑफिसर का बेटा था, जो कि माफी के तौर पर जापानीज की तरफ से ये चाकू कोरिया लौटाना चाहता है। इस चाकू के बारे में सभी शेफ्स अच्छे से जानते थे, लेकिन ये चाकू उसी को दिया जाएगा जो अपने आप को साबित करेगा। इसीलिए उस रॉयल शेफ के चाकू के असली हकदार को ढूंढने के लिए एक कंपटीशन का ऐलान किया जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक रिपोर्टर पर, जो कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के चक्कर में जेल में होती है। फिर उसे उसका बॉस वहां से बाहर निकालता है। ये प्रोजेक्ट असल में गैम्बलिंग से रिलेटेड था, तो उसी में किम भी पकड़ी गई थी। फिलहाल उसने इस रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को पूरा किया था, तो उसका बॉस उसको चैंग के घर पार्टी के लिए लेकर जाता है, जो कि सब्जियों का बिजनेस करता है। किम का बॉस जानता था कि चैंग काफी अच्छा खाना बनाता है, इसलिए वो किम को लेकर यहाँ पर आया था। चैंग को जब उस मशहूर रेस्टोरेंट से निकाला गया था, तब से वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रहा है। उसके पास एक गाय भी है, जिसे वो अपनी बहन की तरह मानता है। माता क्यों नहीं, गाय माता, खैर छोड़िए। चैंग के दादाजी को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी होती है, इसलिए उनका चैंग को खास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ आते ही किम चैंग के दादाजी को अचानक से देख काफी डर जाती है, लेकिन जब चैंग आकर उसको अपना हाथ का खाना बनाकर खिलाता है, तो बस वो खाने के टेस्ट से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे उसकी चैंग से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अब किम को उस नाइफ वाली कुकिंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है, तो वो चैंग को उस फॉर्म पर साइन करने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए कहती है, मगर चैंग मना कर देता है। किम के बॉस ने किम को वो ब्लोफिश वाली बात भी बताई थी जो चैंग के साथ घटी थी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा अभी। तो किम पहले से जानती है कि चैंग उसी वजह से मना कर रहा है। वो कहती, देखो, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम उस फॉर्म पर साइन नहीं कर देते। किम साथ ही उसके साथ सब्जी की दुकान पर भी जाती है, जहां वो देखती है कि सभी मिडिल एज लेडीज के बीच वो काफी पॉपुलर है। परेशान होकर किम वहां से चली जाती है। तभी एक और लेडी चैंग को अपनी सन इन लॉ बताते हुए वहां आती है। चैंग भी उन्हें मजाक में मदर इन लॉ बोल देता है। दरअसल वो चाहती थी कि चैंग उसकी बेटी से शादी करे। चैंग कहता है कि आपकी बेटी न जाने कहाँ बिजी रहती है, कभी उससे मिलवाइए तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा। आगे चैंग किम के साथ एक छोटे से होटल में खाना खाने जाता है, तो वहां उसे उसका दोस्त डोनाल्ड मिलता है, जो कि बोंजो के होटल में उसके साथ काम करता था। डोनाल्ड बताता है कि पता है, तुम्हारे जाने के बाद वो बोंजो मुझे काफी परेशान किया करता था।
इसलिए मैंने उसका काम छोड़ दिया और उसी वक्त मैं एक लड़की से मिला, जो अब मेरी बीवी है। मैं खेती करके बहुत खुश हूँ अब। वो चैंग से कहता है कि तुम तो यार काफी अच्छा खाना बनाते थे, तुमने कोई स्टार्टअप करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? चैंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ चैंग की काबिलियत के बारे में डोनाल्ड से किम को और जानने को मिलता है। अब चैंग जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने वाला होता है तभी वहां पर हैन नाम का एक आदमी आता है। वो चैंग से कहता है, क्या तुम अपनी गाड़ी से ये सब्जियों की डिलीवरी मेरे बताए पते पर कर दोगे? असल में हैन बोनजो का ही असिस्टेंट था, यानी कि डिलीवरी लेकर चैंग को उसी के रेस्टोरेंट में जाना था जहां से उसे 5 साल पहले निकाल दिया गया था ब्लोफिश वाले चक्कर में। वहां पहुंचकर चैंग को वो पल याद आता है जब बोनजो के फादर उसको यहाँ लेकर आए थे। तब चैंग ने पहली बार सभी को अपनी कुकिंग स्किल से हैरान कर दिया था। उसी वक्त से बोनजो चैंग से सख्त नफरत करने के साथ उससे जलने भी लगा था। हालांकि अभी बोनजो ने डिलीवरी करने के बहाने चैंग को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि उसने रॉयल नाइफ को जीतने वाले कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो चाहता है कि अब चैंग उसके लिए ये काम करे और यहाँ वापस आ जाए। बोनजो भी कहता है कि ज्यादा ना सोचो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ और यही तो तुम्हारा सपना था ना। चैंग जवाब देता है कि मेरा सपना बेस्ट शेफ बनने का था, ना कि तुम्हारे अंडर काम करने का। बोनजो उसको कहता है कि अच्छा, तो फिर लोगों को जहर देकर अपना सपना पूरा करोगे? चैंग गुस्से में कहता है कि देखो, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, समझे? और अब तक तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, पर अब लूंगा और तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। इसके बाद वो जल्दी से फॉर्म पर साइन कर देता है और किम की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब चैंग को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर पुलिस स्टेशन में है, जो कि पुलिस वाले के बाल पकड़कर उससे बोल रहे होते हैं, मुझे अरेस्ट कर लो। चैंग किसी तरह उनको छुड़ाता है और फिर पुलिस वालों से माफी मांगकर घर ले आ जाता है उन्हें। फिर अगली सुबह चैंग निकलता है कंपटीशन में हिस्सा लेने, जिसके बारे में जब डोनाल्ड को पता चलता है तो वो चैंग का साथ देने के लिए अपने ही घर से भाग जाता है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड घर का काम उसके भरोसे छोड़कर जाए। तो बस अब होता है कंपटीशन शुरू, जहाँ की कवरेज करने के लिए वहाँ किम भी मौजूद होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी जज आए होते हैं जो 5 साल पहले बोनजो के रेस्टोरेंट में आए थे। वो सारे जज जाहिर है बोनजो को सपोर्ट करने वाले थे, मगर जब वो वहाँ चैंग को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि उस दिन के बाद तुम्हारी आखिर हिम्मत हुई कैसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की? चैंग भी कह देता है कि मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और इस तरह होता है कंपटीशन शुरू, जिसमें बोनजो की डिश के सभी जजेस बहुत तारीफ करते हैं और इसमें कई लोग सिलेक्ट होते हैं, जिसमें चैंग भी था। बाहर निकलकर डोनाल्ड देखता है कि हैन चैंग के टायर की हवा निकाल रहा है। अब उसे जब डोनाल्ड पकड़ने जाता है तो हैंग वहां से भाग जाता है, पर जब हैन पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि डोनाल्ड को तो वो जानता है। दोनों ही एक दूसरे को पहचान कर गले मिलते हैं। दरअसल ये दोनों मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान साथ में थे। इसी बीच आने वाले दिनों में कई सारे राउंड्स होते हैं, जिसमें सभी में बोनजो और चैंग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। जिसके बाद रात को चैंग अपने ग्रैंडफादर के लिए हियरिंग बनाता है। दोस्तों, हेरिंग असल में एक फिश का नाम है, उसी से ये डिश बनती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर इसे फेंक देते हैं। वो बार बार यही बोल रहे होते हैं कि मुझे हेरिंग खानी है, जबकि चैंग ने उनके लिए बनाई भी थी, फिर भी नहीं। तभी वहां पर डोनाल्ड की बीवी आ जाती है, जिससे डोनाल्ड अंदर ही छिप जाता है। फिर डोनाल्ड की बीवी चैंग से अपने पति के बारे में पूछती है। वो कहता है, हाँ, वो यहाँ आया था, अभी कुछ देर पहले निकला है। अब डोनाल्ड की बीवी वहाँ खाना गिरा हुआ देखकर सवाल करती है, तो चैंग उसे बताता है कि मैंने हेरिंग बनाया, फिर भी ग्रैंडपा बार बार हेरिंग मांग रहे थे, वही इसको यहाँ फेंक कर चले गए हैं, शायद थोड़े दिमाग से कमजोर हैं। अब डोनाल्ड की बीवी चैंग से कहती है, हो सकता है वो टैरो शूट मांग रहे हो, मेरे अंकल भी टैरो शूट को हेरिंग कहते थे, बुढ़ापे में लोग हो जाते हैं ऐसे। दोस्तों, टैरो शूट भी एक तरह की वेजिटेबल होती है। डोनाल्ड की बीवी जैसे ही जाने लग जाती है, चैंग उसको बताता है कि डोनाल्ड कहाँ छिपा हुआ है। बस फिर क्या था, डोनाल्ड की बीवी उसको मारते हुए घर लेकर जाती है। कंपटीशन के अगले राउंड का दिन आता है, जहां डोनाल्ड और चैंग देखते हैं कि बोम जो जजेस से कुछ बातें कर रहा है। फिलहाल कंपटीशन में सभी को बनाने के लिए अलग अलग फिश की डिश दी जाती है। यहाँ चैंग को ब्लो फिश मिली होती है, वही ब्लो फिश जिसने 5 साल पहले उसका करियर खराब कर दिया था। जाहिर है ये बोनजो का ही प्लान होगा। बोनजो चैंग से कहता है कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ और मेरे रेस्टोरेंट के किचन में काम करो, तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा। यहाँ फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि बोनजो के दादाजी ने उससे कहा था कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट का अगर हेड बनना है तो ये कंपटीशन जीतना होगा। अब उसने शॉर्टकट अपनाने का सोचा। असल में बोनजो ने डस्टबिन से फिश का जहरीला हिस्सा निकाल कर मिला दिया था, जिस कारण बेचारे चैंग को वो सब सहना पड़ा और बोनजो वहां का हेड बन गया। जब चैंग डिश लेकर आता है तो पिछले तजुर्बे के बाद तो सभी जजेस उसकी डिश को टेस्ट भी नहीं करना चाहते, पर चैंग को कंपटीशन से बाहर करने के लिए किसी न किसी को तो डिश टेस्ट करनी थी। कोई तैयार नहीं होता क्योंकि जान का खतरा था। अब ये देखकर किम खुद सामने आती है और उसकी बनाई ब्लोफिश टेस्ट करती है। यहाँ वो पहले तो नाटक करती है कि इसमें जहर है, पर कुछ नहीं होता। अब उसको देखकर सभी चैंग की डिश को टेस्ट करते हैं और ना चाहते हुए भी चैंग को सबसे ज्यादा पॉइंट्स जजेस को देने ही पड़ते हैं। अगले राउंड में बोनजो और चैंग के अलावा 2 और लोग होते हैं और इन चारों के बीच होता है अगला राउंड चारकोल, जिसमें चारकोल से खाना बनाना था।
फिर बेस्ट चारकोल की तलाश में सभी लग जाते हैं। इस पॉइंट पर चैंग को अपने एक दोस्त एडम का पता चलता है कि सबसे अच्छा चारकोल जैकी नाम का एक बंदा बनाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जैकी इस वक्त जेल में है और उसे मौत की सजा हुई है क्योंकि उसने अपने पिता की जान ले ली थी। इसी बीच सेकंड आने की वजह से बोंजो के बिजनेस पर पड़ता है फर्क, तो उसे कुछ भी करके अब चैंग से आगे आने से रोकना होगा। अब चैंग एडम के साथ जैकी से मिलने जाता है जेल में और उससे उसके चारकोल का राज पूछता है, जिस पर वो उन्हें कुछ बताता ही नहीं। अब यहाँ बोंजो भी जैकी से ये राज पूछने के लिए पहुंच चुका होता है। वो जेल में एक परफॉर्मेंस करवाता है और जैकी को लालच भी देता है, पर जैकी तो बौखला कर बोंजो की ही नाक काट देता है और इस कारण जैकी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। यहाँ चैंग देखता है कि जैकी की माँ आई हुई है, पर उनसे जैकी मिलता ही नहीं। वह हर रोज इस उम्मीद में आती है मगर जैकी उनसे कभी मिला ही नहीं। चैंग उनसे इस बारे में बात करता है तो पता चलता है कि जैकी की माँ के पहले पति की मौत बहुत जल्दी हो गई थी और फिर जैकी को पालने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मगर अपने दूसरे पति की इच्छा के अनुसार उन्होंने जैकी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। फिर भी जैकी रोज अपनी माँ से मिलने आता था। वो तो उनसे नहीं मिलती, पर वो अपने बेटे के लिए स्वीट पोटैटो रख कर जाती। एक दिन तो जैकी को उसके सौतेले पिता ने देख लिया और काफी मारा भी, जिस दौरान उसकी माँ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। तब भी मार खाने के बावजूद जैकी अगले दिन वहां पर आया तो उसकी माँ उसके लिए आखिरी स्वीट पोटैटो रख कर जा चुकी थी। अपनी माँ को खोने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पहाड़ों पर चला गया। वहीं उसने सबसे अच्छी क्वालिटी का चारकोल बनाना सीखा। फिर जब वो बड़ा हो गया तो उसने जो चारकोल बनाया था वो उसे अपनी माँ को दिखाने की इच्छा हुई। पर जब वो उनके पास गया, उनके दूसरे घर में, तो वहां उसने देखा कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मार रहा है और ये चीज उससे सही नहीं गई और फिर उसने अपने सौतेले पिता की जान ले ली। तब से अब तक उसने अपनी माँ को माफ नहीं किया। अब ये जानकर चैंग जैकी के लिए स्वीट पोटैटो भेजता है, जिससे जब जैकी देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। काफी रोता है बेचारा। उसे खाते हुए और इस चीज से खुश होकर वो चैंग को अपने चारकोल का राज बताने के लिए हो जाता है तैयार, जिसे वो एक खास पेड़ की लकड़ी से बनाया करता था। फिर एडम, चैंग और डोनाल्ड मिलकर इस चारकोल को बनाने में लग जाते हैं, जिसे वो रात तक बड़ी मेहनत से बना भी लेते हैं। अब इस चारकोल को लेने के लिए बोंजो अपने आदमियों को भेजता है। वो एडम और डोनाल्ड को पीटकर इस चारकोल को लेके जाते हैं और ये बात जब चैंग को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले राउंड में इसी वजह से चैंग के पॉइंट्स कम हो जाते हैं और चारकोल की वजह से बोंजो जीत जाता है। यानी कि अगले राउंड में कुछ भी करके चैंग को उसे हराना ही होगा, नहीं तो वो फाइनल में पहुंच नहीं पाएगा। अब अगला राउंड होता है मीट बनाने का, तो चैंग अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है शिकार को देखने के लिए, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब एडम की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चैंग किसे ढूंढ रहा है, किस तरह के जानवर को ढूंढ रहा है। तभी वो चैंग की पालतू काऊ को देखता है और कहता है, अरे ये रहा सबसे बढ़िया जानवर, ये है ना सबसे अच्छी और तंदुरुस्त गाय। डोनाल्ड कहता है कि यार तो पागल हो गया है क्या, इसे चैंग ने बचपन से अपनी बहन की तरह पाला है। जब चैंग को रेस्टोरेंट से निकाला गया था तब से यही है जिसने उसको हौसला दिया है। इसने तो चैंग को एक जगह डूबने से भी बचाया, तब से ये उसी के पास है और तो इसको मारने की बात कर रहा है। अब रात में बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसको देखकर चैंग के दादा ये कहते हैं, ऐसी तेज बारिश में समुद्र में गई भी बोट वापस नहीं आती, इसीलिए ऐसी बारिश की रातों में लोग किसी अपने खास को अलविदा कह देते हैं। उनका इशारा चैंग समझ गया था। अब देखो दोस्तों, आप मुझे गाली मत देना क्योंकि ये वही करने वाला है जो आप सोच रहे हो। मतलब हमारे लिए तो ये बहुत बुरी बात है, सच में वी कांट एक्सेप्ट इट, बट ये बाहर की मूवी है तो उनके लिए नॉर्मल बात है। अगले दिन वो अपने काऊ को स्लॉटर हाउस लेकर जाता है। जब उसे काटने के लिए एक पतले रास्ते से भेजा जा रहा था तो उस वक्त चैंग उसको देखकर काफी रोता है, यहाँ तक कि उसकी काऊ एक बार पीछे मुड़कर भी देखती है। ओहो, इस पॉइंट पर किम उसको संभालती है। खैर दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल है सच में। चैंग अपने काऊ के मरने के बाद अपने मन में प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी खाली नहीं जाने दूंगा। इस राउंड के दो हिस्से होते हैं, पहले में मीट को अलग करना था और दूसरा था टेस्टिंग। पहले राउंड का इंस्पेक्शन करने के लिए एक टीम आई होती है जो कि बोंजो की काऊ के रिब्स को देखकर बताते हैं कि इसमें तो हेमरेज हुआ है, मतलब कि काऊ बहुत ही कोमल जानवर है। जरूर बोंजो ने उसे मारने से पहले उसको काफी टॉर्चर किया होगा, यही वजह थी हेमरेज की, और इस वजह से चैंग जीत जाता है। आगे विनर का फैसला फाइनल राउंड के जरिए होगा। इस दरमियान किम को उस जापानीज ऑर्गेनाइजर से इंटरव्यू के दौरान ये पता चलता है कि असल में रॉयल शेफ की किसी ने जान ली थी। उसके दो स्पेशल स्टूडेंट्स थे जिनमें से ही एक ने उसे मारा है। तो कातिल का पता करने के लिए किम अब रॉयल रेस्टोरेंट के एक पुराने वर्कर से मिलती है जो बताता है कि रॉयल शेफ की जान असल में चैंग के दादा ने ही ली थी, और ये बात वहां कर बोंजो भी सुन लेता है। अब आखिरी राउंड का समय आता है जिसमें जज के साथ जापानीज ऑर्गेनाइजर भी जज करेगा। वो बताता है कि उस कोरिया का राजा जब जापानीज सेना से हार गया तो वो काफी उदास था। तब उसके रॉयल शेफ ने उसके लिए एक ऐसा सूप बनाया जिसको पीने के बाद राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो अगला राउंड उसी सूप को बनाने का होगा। दरअसल रॉयल शेफ ने मौत से पहले अपनी जगह लेने के लिए किसी और को चुन लिया था। उन्होंने बहुत ही गुप्त तरीके से उस सूप की रेसिपी उस इंसान को दी होगी जो कि उनकी जगह पर लेगा। तो मैं इस कंपटीशन के जरिए उस इंसान के वंशज को ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए फाइनल राउंड यही रखा है मैंने।
यहाँ मीडिया के सामने बोंजो ये बात रिवील कर देता है कि चैंग के पिता ने ही रॉयल शेफ को मारा है। ये बात आग की तरह फैल जाती है, मगर चैंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि जब मुझे उस रेस्टोरेंट से निकाला गया था तो आपने मुझे जो सूप बनाकर पिलाया था, क्या आप मेरे लिए उसे फिर से बना दोगे? इस पर वो कहते हैं कि मुझे रिब्स खाना है। चैंग उनके लिए रिब्स बनाता है, पर वो उससे भी यही कहकर फेंक देते हैं कि ये रिब्स नहीं है। अब एक दिन सुबह जब चैंग जागता है तो देखता है उसके ग्रैंडपा कोई सूप बना रहे हैं, पर तभी उनकी मौत हो जाती है। उनके फ्यूनरल के दिन चैंग उनके लिए वही सूप बनाना चाहता था, जिसके इंग्रेडिएंट्स लिखते वक्त उसे डोनाल्ड की पत्नी की बात याद आती है। वो अपने ग्रैंडपा की फोटो के पास जाकर कहता है, रिब्स और टेरो शूट, यही आप मुझे बताना चाहते थे ना, पर मैं ये आपको समझ नहीं पाया। दोस्तों, असल में चैंग के दादा को ही रॉयल शेफ ने अपनी गद्दी पर बैठने के लिए चुना था। वो उनके 2 स्टूडेंट्स में से एक थे, इसीलिए रॉयल शेफ ने ये रेसिपी सिर्फ उन्हें बताई और ये बात चैंग भी समझ गया था। दरअसल दोस्तों, रॉयल शेफ के 2 स्टूडेंट्स कोई और नहीं बल्कि चैंग के दादाजी और बोंजो के दादाजी थे। जब रॉयल शेफ ने अपना हाथ काटा तो मौका देखकर बोंजो के दादा ने उनको मार दिया और खुद धोखे से उनकी जान ले ली। उन्होंने उस वक्त चैंग के दादाजी पर रॉयल शेफ की मौत का इल्जाम लगा दिया। अब उस वक्त जापानी सरकार थी, इसलिए चैंग के दादाजी को कोई सजा नहीं हुई। बोंजो इधर काफी कोशिश कर रहा था, पर उससे वो सूप नहीं बनता। तभी उसको अपने होटल के सीक्रेट दरवाजे में एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जो कि रॉयल शेफ का एक लेटर था। उसमें लिखा हुआ था कि कोरियन फूड में जापानीज फ्लेवर ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब इस लाइन को समझकर बोंजो एक सूप कंपटीशन में तैयार करता है, जो कि जापानीज ऑर्गेनाइजर को काफी पसंद आता है। उसका टेस्ट बुरा तो नहीं था, पर जो वो ढूंढ रहा था वो स्वाद इसमें नहीं था। फिर बारी आती चैंग की, जिसने टेरो शूट इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया और रिब सूप बनाया था, जिसको टेस्ट करते ही उस जापानीज ऑर्गेनाइजर की आंखों में पानी आ जाता है। उसे अपना जवाब मिल गया था कि आखिर उस वक्त राजा इस सूप को पीकर क्यों रोए होंगे। बस अब चैंग इस तरह इस कंपटीशन को जीत जाता है और उसे रॉयल शेफ की रॉयल नाइफ दी जाती है। उसे जो सम्मान बचपन से मिलना चाहिए था, उसे अपनी काबिलियत के हिसाब से अब मिला। मूवी के आखिर सीन में चैंग से वही लेडी मिलती है जो कि अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहती थी। यहाँ उसकी बेटी और ये बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि किम ही निकलती है। अब किम और चैंग एक दूसरे को पहले से पसंद तो करते थे, तो शादी करने में देरी किस बात की। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि सबसे जरूरी आजकल वही है। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज वी लव यू, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।